नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। और उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण का मतदान चल रहा है। 11 जिलों में वोटिंग लगातार जारी है और लगभग 49% उत्तर प्रदेश में वोट डाले जा चुके हैं। और अब लगातार ये कवायद है कि ये जो परसेंटेज है वो जितना बढ़ सके उतना बेहतर रहेगा। उसको भी लेकर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। और स्वदेश न्यूज आज दिन भर से आपको लगातार मतदान से पूरी जानकारी आप तक पहुंचा रहा है। आपको बता दें कि 10-11 जिलों की 58 सीटों पर यह पहले चरण का मतदान है, जो सुबह 7 बजे से शुरू हुआ था। शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। तो कौन कौन से वो शहर हैं हम आपको बता देते हैं, कौन कौन सी वो विधानसभा सीटें हैं जहां पर वोटिंग चल रही है, जिसमें बलदेव, एतमादपुर, आगरा कैंट, आगरा दक्षिण, आगरा की उत्तर सीट, आगरा ग्रामीण सीट, फतेहपुर सीकरी, फतेहाबाद, खैरागढ़, बाहा और तमाम ऐसी सीटें हैं जिन पर लगातार, अलीगढ़ की बात करें हम, अलीगढ़ भी लगातार इन जगहों पर मतदान जारी है। और लगभग 49% मतदान अभी तक हो चुका है, जो अभी तक जानकारी मिल पा रही है। और ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि ये मतदान प्रतिशत 70% तक पहुंचे। लेकिन जिस स्थिति में अभी तक मतदान हुआ है, सुबह काफी धीमी वोटिंग रही, उसके बाद दोपहर 12 और 1 बजे के बाद से लगातार मतदान ने रफ्तार पकड़ी और 49% तक अभी तक मतदान हो चुका है। कई शहरों में अच्छा मतदान हुआ है और कहीं कहीं पर अभी मतदान बहुत कम प्रतिशत में हुआ है। अब देखना यह है कि शाम 6 बजे तक कितने प्रतिशत मतदान हो पाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चुनावों की शुरुआत हुई है। पहले चरण का यह मतदान है और इसमें तगड़े मुकाबले भी देखने को मिल रहे हैं। यहां पर मथुरा में बात करें तो मौजूदा मंत्री, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा मैदान में हैं, कांग्रेस से प्रदीप हैं। तो वहीं कैबिनेट मंत्री अतुल गर्ग भी चुनावी मैदान में हैं। सपा रालोद की बात करें गाजियाबाद से, तो विशाल वर्मा को उम्मीदवार के तौर पर उतारा गया है। गाजियाबाद से बसपा के कृष्ण कुमार, कांग्रेस के सुशांत गोयल मैदान में हैं। तो यहाँ पर कड़ा मुकाबला है। गन्ना मंत्री सुरेश राणा और भाजपा के जो उम्मीदवार हैं। साथ ही थाना भवन की अगर बात करें, सपा रालोद गठबंधन से अशरफ अली, बसपा से जहीर हैं और पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत कल्याण सिंह के पौत्र संदीप सिंह बीजेपी के उम्मीदवार हैं। अतरौली में वीरेश यादव बसपा से, डॉक्टर ओमवीर कांग्रेस से धर्मेंद्र, और यहाँ पर वन मंत्री पर्यावरण मंत्री अनिल शर्मा चुनावी मैदान में है। कड़ा मुकाबला है। शिकारपुर में सपा रालोद गठबंधन किरण पाल को उतारा है, बसपा से मोहम्मद रफीक को यहाँ पर उतारा है। बसपा और सपा का यहाँ पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। कांग्रेस ने जिया और रहमान को वहां से अपना प्रत्याशी बनाया है। और मंत्री कपिल अग्रवाल बीजेपी के उम्मीदवार हैं, तो स्वाभाविक है कि मुकाबला कड़ा होना है। रालोद से अजय, बसपा से पुष्कर पाल और बाढ़ नियंत्रण राज्य मंत्री दिनेश खटीक मैदान में हैं। सपा हस्तिनापुर की बात करें, सपा ने योगेश वर्मा को, बसपा ने संजीव कुमार जाटव को, हस्तिनापुर में कांग्रेस ने अर्चना गौतम को टिकट दिया है, जो काफ़ी चर्चित रहीं। और यहाँ पर समाज कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर जीएस धर्मेश बीजेपी के प्रत्याशी हैं। तो बड़ा कड़ा मुकाबला चल रहा है और आज सभी प्रत्याशियों का जो भाग्य है, जो फैसला है, वो ईवीएम में कैद हो जाएगा। 10 मार्च को नतीजे आएंगे और 10 मार्च को पता चलेगा कि जनता का रुख आखिर कहाँ था, वो कौन से मुद्दे थे जिनमें कौन सी पार्टी अपनी जगह बनाने में लोगों के बीच में कामयाब रही। चलिए आज इसी पर हम और चर्चा करते हैं। हमारे यूपी एडिटर अकील सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अकील, क्या कुछ स्थिति अभी तक बनी है, कितना मतदान चल रहा है और कहां पर क्या स्थिति बन रही है? अकील, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए अकील से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बता देते हैं कि पश्चिमी यूपी के 11 जिलों में वोटिंग चल रही है, जो 58 विधानसभा सीटें हैं। और आपको बता दें कि इससे पहले जो चुनाव हुए 2017 में, लगभग 53 सीटें बीजेपी ने अपने खाते में यहां से डाली थी, जिसकी वजह से बीजेपी एक बड़े बहुमत के साथ सरकार में आई। और अब इस बार स्थिति, चूंकि कई ऐसे समीकरण बदले, कई ऐसे मुद्दे उठे जिनको लेकर यह माना जा रहा था कि इस बार मुकाबला थोड़ा सा कड़ा हो सकता है। चलिए चर्चा करते हैं। हमारे साथ केसी जैन बीजेपी नेता, शोएब अली समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सभी मेहमानों का। शोएब अली, क्या कुछ स्थिति अभी तक देखने को मिल रही है, चूंकि अभी तक सिर्फ 50% मतदान हुआ है? क्या समाजवादी पार्टी जिस तरह से
एक फॉर्म में जो दिखाई दे रही थी, ये तमाम बातें, बयानबाजियां जो समाजवादी पार्टी की तरफ से आई थी, एक बड़ा कॉन्फिडेंस देखने को लगा था कि 400 सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही है। सबसे पहले तो ये है कि समाजवादी पार्टी का स्टैंड आपने देखा होगा पोस्टर के, आज जो वोटिंग हो रही है वो 3-4 जगह गड़बड़ी की स्थिति आई है। कहीं कहीं वोट डालने के लिए रोक दिया गया है, कहीं पे पर्ची छीन ली गई है और कहीं पर तो अंदर मशीन खराब आने की शिकायत मिली। इस पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए और इस पर तो बस इस पर अपना रुख साफ करना चाहिए, क्योंकि पहले चरण का चुनाव है और पहले चरण के चुनाव में भी अगर ऐसी दिक्कतें अगर आएंगी तो आगे चल के 7 चरणों में जो यूपी के चुनाव होने हैं उस पर जनता क्या सोचेगी। चुनाव आयोग को निश्चितता से सोचना चाहिए, उस पर अपने बात को, अपने आप को शाम को कॉल करके इस पर कंफर्म करना चाहिए कि आखिर ये दिक्कतें क्यों आई है। लेकिन चुनाव आयोग ने काम भी अच्छा किया है, सुरक्षा की व्यवस्था की है। वहां पर जिस तरह से हम जो जानकारी ले पा रहे थे, जहां जहां पर ईवीएम की शिकायतें थी वहां ईवीएम तुरंत बदली भी गई है। ये बताइए, अभी हमने देखा है कि लखनऊ आगरा में एक औरत को 80 साल की, तो उसको आपने पर्ची उसकी हाथ में कह रही है कि वो मैंने वोट नहीं दिया और वो कह रहा आपका वोट पड़ चुका है। ये बताइए ये क्या, ये निष्पक्ष चुनाव हो रहा है? 5 साल में जनता को चुनी हुई सरकार का रिपोर्ट कार्ड चुनने का मौका मिलता है और आज क्या हो रहा है? और आज आप बताइए, बीजेपी पूरी तरीके से पश्चिम यूपी में साफ हो चुकी है और किसान, बेरोजगार, युवा, महिलाएं लेकिन शोएब साहब, जिस तरह से आप जो बात कह रहे हैं, ये बातें अक्सर चुनाव के नतीजों के बाद सामने आती हैं। आप अभी से इतने मायूस क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्या आपने नहीं देखा है आगरा का, मथुरा का, मेरठ का? आपने नहीं देखी? आपके पास न्यूज नहीं है, आपके न्यूज चैनल ने नहीं चलाया है? क्या हो रहा है? जबरदस्ती पर्ची छीने जा रहे हैं, कहीं पर तो एंट्री नहीं करने दी जा रही है, कहीं पर तो वोट कह रहे हैं कि पहले से आपका पड़ चुका है। तो ये क्या छोटे मामले हैं, इसको छोड़ दें, तो संज्ञान में ना लेना चाहिए चुनाव आयोग को? आखिर चल क्या आ रहा है? बीजेपी पूरी तरीके से हताश हो चुकी है, बीजेपी चुनाव से वाकवार बोल चुकी है, इसलिए वो आए दिन क्या मुद्दे पे बात कर रही है। आप खुद सुन रहे होंगे, हम गन्ना, पश्चिम यूपी में किसान गन्ना की बात कर रहे हैं, आप जिंदा की बात कर रहे हैं और हम जिंदा की बात कर रहे हैं। महंगाई कहाँ है? किसानों की आय दुगनी हो गई, महिलाओं को सम्मान मिल गया, महिलाओं का सशक्तिकरण हो गया है। क्या चल रहा है? बेरोजगारी कहाँ है, किस सीमा पे? आज की पेपर में न्यूज आई हुई है कि पिछले 2 साल में 25,000 प्लस लोगों ने खुदकुशी कर ली है, कर्ज से और क्या नाम है, बेरोजगारी से। तो क्या ये सही है? इस पे क्या है? इस पे बीजेपी खुद अपने असल मुद्दों से भाग रही है और इस चुनाव में चलने वाला नहीं है इनका है। चलिए, कम से कम आप कॉन्फिडेंस रहिए, आप कॉन्फिडेंस में रहिए और जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने दावा किया है, आप उस कॉन्फिडेंस में रहिए। अभी शुरुआत है। केसी जैन साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, नमस्कार। हाँ जैन साहब, हमारी आपको? हाँ जी, आ रही है आवाज। जैन साहब, पहले चरण का मतदान चल रहा है और अभी तक लगभग 49% ही मतदान हो पाया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मतदान अगर कम होगा तो नुकसान तो बड़ी पार्टी को ही झेलना पड़ेगा। देखिए, अभी तक जहां तक जानकारी मिल रही है वो 50% के आसपास मतदान हुआ है। रही बात ये कि विपक्षी दल, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे अन्य कोई दल हो, अगर वो आरोप लगा रहे हैं, वो अभी से अपने बचाव में कहीं ना कहीं एक जमीन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, एक भूमिका बना रहे हैं कि किस प्रकार से हम अपने आप को जस्टिफाई करेंगे कि हम क्यों हार गए। तो इसलिए खास करके समाजवादी पार्टी और रालोद का इनका जो गठबंधन है, गठबंधन में कितने ज्यादा अपराधी लोग उसमें शामिल हैं, उसमें 376 के एक मुलजिम है, उनको भी रालोद ने टिकट दिया है। तो कुल मिलाकर के जो लोग कहते हैं मुद्दों पे बात हो, बिल्कुल मुद्दों पे बात होनी चाहिए, काम पे बात होनी चाहिए, काम पे चर्चा होनी चाहिए। लेकिन ये काम पे चर्चा कहाँ कर रहे हैं? ये तो जाति, धर्म, इस तरीके का आंकड़ा पेश कर रहे हैं। ये कहते हैं अपराधियों में आपने जो मुस्लिम लोग थे उनका आपने इनकाउंटर किया, जो यादव थे उनका इनकाउंटर आपने किया। तो कुल मिलाकर के जाति और धर्म की तरफ पूरा की पूरा जो चुनाव है उसको समाजवादी पार्टी रालोद मिलकर के मोड़ना चाहती है। देखिए, इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है, मुद्दा विहीन विपक्ष हो गया है, क्योंकि अभी तक ये चिल्ला रहे थे कि जो किसान है वो नाराज है, जबकि किसानों की भी कहीं कोई नाराजगी नहीं दिखाई दी। कह रहे थे जाट नाराज है,
जाट समुदाय की भी कहीं पे कोई नाराजगी नहीं दिखाई दी, क्योंकि माननीय अमित शाह जी ने जब 250 से ज्यादा जो हमारे जाट समुदाय के जो नेता है उनके साथ मीटिंग की और उनकी लगभग सारी बातें मानने के बाद जो पहले काम किया गया उसको भी बताया गया, आगे हमारी क्या योजना वही बताई गई। उसके बाद भी जाट समुदाय पूर्ण रूप से संतुष्ट है। और पहले चरण में जिन 58 सीटों पे चुनाव हो रहा है, इसमें हो सकता है कि विपक्ष का खाता तक ना खुले, खास करके कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का हो सकता है वहां खाता तक ना खुले। जो 2-2 सीटें पिछली बार पाए थे कांग्रेस और बीएसपी और समाजवादी पार्टी, तो खाता खुलने तक की नौबत नहीं आ रही है। इसीलिए जमीन तलाश रहे हैं, पहले से भूमिका बना रहे हैं। और उन 58 सीटों में जनता ने हमको 53 सीटें दी। कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस कह रही है आपने नोटबंदी कर दी, आप जीएसटी लेकर के आए गए, वही मुद्दे लेकर के चल रही है। और लॉ एंड ऑर्डर पे कुछ बोलना नहीं चाहते, काम पे कुछ बोलना नहीं चाहते विपक्ष के समाजवादी पार्टी के लोग कि हमने क्या काम लेकिन किया। वो कहते हैं कि हमने आप अगर काम की 50 बात लाख नहीं कर लोगों रहे को हैं। आवाज दिए हैं, तो क्या इन जो 11 सीटों पे आज चुनाव हो रहे हैं, क्या यहाँ के लोगों को 11 जिलों की जो 58 सीटें हैं, क्या यहाँ के लोगों को उसका लाभ नहीं मिला? और आप जो अभी तक कह रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे, आपने सबसे ज्यादा प्रत्याशी, अपराधी प्रत्याशी उतारे और आपने फिर वही तुष्टीकरण की नीति के अंतर्गत आपने ज्यादा से ज्यादा टिकट जो दिए हैं वो मुस्लिम प्रत्याशियों को दिए। 40 से ज्यादा टिकट मुस्लिम प्रत्याशियों को समाजवादी पार्टी रालोद ने मिलकर के दिया है, जिनमें से 80%। लेकिन जैन साहब ये कोई बात है कि अगर कोई प्रत्याशी को अगर वो टिकट दे रहे हैं, तो अगर मुस्लिमों को ज्यादा दे रहे हैं, तो इसमें तुष्टीकरण कहाँ से है? अगर ये आरोप आप पर लगाया जाए कि आप एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दे रहे हैं, तो आप कर रहे हैं। नहीं, तुष्टीकरण ये है कि अब भी ये दिखाना चाहते हैं कि हम अगर किसी के साथ हैं तो यादव वर्ग है, मुस्लिम वर्ग है, हम उसके साथ में है, केवल ये तुष्टीकरण है। रही बात ये कि ये अपराधियों की जो बात कर रहे थे, फिर मैं वही चीज दोहरा रहा हूँ, ये अपराधियों की जो बात कर रहे थे, अपराधियों पे इनके मुंह से क्यों बोलते नहीं बन रहा है। मैं आपको बताऊं, रालोद के मोहम्मद यूनुस है, रालोद के प्रत्याशी हैं, जिनके ऊपर 376 का मुकदमा है, बलात्कार का मुकदमा है। बलात्कारियों को पालने पोसने का काम ये समाजवादी पार्टी और रालोद मिलकर के कर रही है। विरोध इस बात का है हमारा इस बात का नहीं किसको प्रत्याशी बना रहे। और जो 40 प्रत्याशी मुस्लिम प्रत्याशी हैं, उनमें से 100% प्रत्याशी ऐसे हैं जिनके ऊपर संगीन धाराओं में मुकदमे हैं। 302 के, 376 के, 354 के, कुल मिलाकर के इस तरीके के मुकदमे हैं। और जो चुनाव हो रहा है इसमें मुजफ्फरनगर भी शामिल है। मुजफ्फरनगर की वो घटना, इसमें एक बेटी की इज्जत बचाने के लिए जब दो जाट भाइयों ने कोशिश की, उनका किस प्रकार से समाजवादी पार्टी के संरक्षण में कत्लेआम किया गया, ये पश्चिम यूपी की जनता भूली नहीं है। तो पश्चिम यूपी की जनता हमारे काम के आधार पर वोट देगी, ना कि अपराधियों को फिर से बढ़ावा देने के लिए इनको फिर से चुनने वाली है। इसीलिए जमीन तलाश। चलिए शोएब कुछ कहना चाह रहे हैं। अभी ये भी कहेंगे ईवीएम को हाईजेक कर लिया गया, अभी ये भी कहेंगे किसान के पास क्या मुद्दा लेकर के जाएंगे, नौजवान के पास, महिलाओं के पास क्या मुद्दा लेकर के जाएंगे। आखिर आपको वोट क्यों दे? आपने पिछले 5 साल पहले भी अपने मैनिफेस्टो दिया था, हमने महिला संरक्षण के लिए काम किया, हमने बेटियों को बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के अंतर्गत हमने काम किया। भी याद है, उन्नाव भी याद है, किसान भी याद है, लखीमपुर खीरी भी याद है, कोई कुछ बुरा नहीं है। लखीमपुर खीरी आपको याद है, तैयार कीजिए, आपको शाहजहांपुर भी याद लेना चाहिए। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता ने, एक मंत्री ने आग लगा करके हत्या कर दी थी एक पत्रकार की। शाहजहांपुर के बड़े मंत्री ने आपके गोरखपुर में क्या हुआ व्यापारी के साथ, लखनऊ में क्या हुआ व्यापारी के साथ, बचाने की बात कर रहे हैं। कोई भूला नहीं है। बलात्कारियों को सीटों में अधिकांश सीट पे आपकी जमानत जब्त होने जा रही है। आप कैसे बचाएंगे? किसानों ने, महिलाओं ने, बेरोजगारों ने, युवाओं ने, सबने मन बना लिया है, भाजपा को बढ़ाओ तभी प्रदेश बचा पाएगा। मन हवा में नहीं बन जाता है मित्र, मन हवा में नहीं बन जाता है। मन बनाने के लिए काम देखना पड़ता है। आपके मुख्यमंत्री, आपके गृह मंत्री, आपके केंद्रीय मंत्री की भाषा बता रही है कि आप हताश है, आप चुनाव हार रहे हैं। अपराधियों को खुला छोड़ दिया, और जब वही आप बताइए ना, देखिए कितने अपराधी हैं 1 लाख का 2 लाख का इनाम है,
इनकाउंटर में मारे जाते हैं तो आप कहते हैं कि अरे 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 आपने तो मुस्लिम की हत्या कर दी, आपने तो यादव को मार दिया, आपने तो ठाकुर को मार दिया, आपने तो ब्राह्मण को मार दिया। अरे देखिए, जो अपराधी है उनकी कोई जात नहीं होती है, अपराधियों का कोई धर्म नहीं होता, अपराधी अपराधी होता है। और आप कहते हैं बाबा जी की खोपड़ी दी जा रही है, तो क्या करना चाहिए? उनको पालना पोसना चाहिए, जैसे आप पाल पोस रहे हैं, जैसे मोहम्मद यूनुस को आप पाल पोस रहे हैं, राय रतन को आप पाल पोस रहे हैं, ऐसे पालना पोसना चाहिए। सलमान इम्तियाज को पाल पोस रहे हैं। गाँव में हो पा रही है और आप यहाँ बैठ रहे टीवी पे ज्ञान दे रहे हैं कि हम अधिकांश जीतेंगे पश्चिम यूपी में। आप भी हमारा क्या बात करते हैं? कैराना में पलायन किसके समय में हुआ? मुजफ्फरनगर दंगा किसके समय में हुआ? हम खुश हैं। मुजफ्फरनगर दंगा किसके समय में हुआ? विकास मॉडल नहीं जनता भूल जाएगी क्या ये? सैकड़ों लोग जो मारे गए दंगे में, क्यों मारे गए दंगे में? क्या सरकार की जिम्मेदारी है? क्या आपकी जिम्मेदारी थी कि आप उनको मैनेज करते, तो वहाँ पे शांति व्यवस्था कायम करते? गैस का रेट क्या है? लेकिन आपने क्या किया? गन्ना कितने रेट से खरीद रहे हैं? MSP लाई गन्ने पे आपने कितने रुपए क्विंटल बढ़ाया गन्ने पे बताइएगा? उसको टिकट क्यों दिया? बलात्कारी को एक टिकट क्यों दिया गया? मोहम्मद यूनुस 376 का बलात्कारी। आप बताइए ना कि आपके मुख्यमंत्री समेत डिप्टी CM समेत 12 कैबिनेट मिनिस्टर समेत सैकड़ों विधायकों के ऊपर जो मुकदमे दर्ज हैं और किसमें वापस मुकदमे दर्ज हैं? आपको मालूम है? मुकदमे होना ना होना की बात नहीं हो रही है। हमारा कौन सा प्रत्याशी है जिसके ऊपर बलात्कार का मुकदमा? बताइए आप, कौन प्रत्याशी जिसके ऊपर बलात्कार का मुकदमा? नहीं कर पा रहा था कुलदीप सेंगर के ऊपर आरोपित होने के बाद समाजवादी पार्टी हटा नहीं पा रहे। समाजवादी पार्टी गायत्री प्रजापति जैसे बलात्कारी की पत्नी को टिकट दे रही है, आप मोहम्मद यूनुस को टिकट दे रहे हैं। मंत्री के बेटे दोनों लोग अपराधी मिल रहे हैं। मिल गई। आपकी पार्टी में सज्जन व्यक्ति नहीं है क्या? गृह राज्य मंत्री के बेटे को आपकी पार्टी में सज्जन व्यक्ति नहीं है क्या? किसानों की हत्या लखीमपुर खीरी में हुई थी, किसानों ने भूला नहीं है। पूर्वांचल से शुरू होगा, अवध बुलंदखंड होते हुए पूरे पूर्वांचल में भाजपा के खिलाफ किस हिसाब से दिया? अगर आप की बात करिए ना, अगर आप लखीमपुर की बात करते हैं, गुंडे माफिया क्या प्रदेश की जनता सुन लीजिए मांग रहे हैं आप उनको अगर कितनी भर्तियां की 5 सालों में? पुत्र के अपराधों का दोषी अगर पिता है तो पति के दोषों की अपराधी पत्नी नहीं है। अगर पुत्र के ना किया जाए, अगर उसके ऊपर एक संवैधानिक पद पर मंत्री का बेटा होना होता तो ये हरकत कर पाता जिसने उसने अपनी कार चलाई थी किसानों के ऊपर, पत्रकार के ऊपर जिससे मौत हुई है। प्रजापति की बात लोगों की जाने गई थी। गायत्री प्रजापति की पत्नी को टिकट क्यों दिया गया? मोहम्मद चलिए सोहेब चलिए केसी जैन साहब सोहेब आप रुकिए जैन साहब क्या आपको सिर्फ विपक्ष से ये आपत्ति है कि इन्होंने ऐसे लोगों को टिकट दिया है? अगर सोहेब आप रुकिए जैन साहब जवाब दीजिए, क्या आपको सिर्फ इसी बात से आपत्ति है कि इन्होंने इस तरह के अपराधियों को टिकट क्यों दिया, या आपका खुद का भी कुछ विकास मॉडल है जिसको आप लेकर जाइए? तो स्वाभाविक है सामने वाली पार्टी ने, विपक्ष ने किस तरह के उम्मीदवार खड़े किए हैं उससे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। अगर आपने काम किया है अपने कामों को गिनाइए। बिल्कुल दिनेश जी देखिए, हमने जो काम किया है हम काम के आधार पर ही जनता के बीच में जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो सवाल किया हमने उसका जवाब दिया। हमने 50 लाख लोगों को आवास दिया, हमने 1.5 करोड़ लोगों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया, 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को हमने दिए हैं। महामारी में समाजवादी पार्टी के लोगों ने अफवाह फैलाई, इनके मुखिया ने अफवाह फैलाई। क्या अफवाह फैलाई? ये वैक्सीन तो भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है। मुफ्त में पूरे देश में वैक्सीनेशन किया गया। उत्तर प्रदेश में 20 करोड़ से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन किया गया उत्तर प्रदेश में, और 15 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन दिया गया। इसी कोरोना काल में 40 लाख श्रमिक के अकाउंट में 1000 रुपए महीना भेजा गया। इसी कोरोना काल में 20 लाख नए राशन कार्ड बने। तो
महंगाई पे बोलेंगे कुछ? जी शोएब, आप कुछ बोल रहे थे? जी कह रहे हैं महंगाई और रोजगार के बारे में कुछ बोलेंगे? उसके भी कुछ आंकड़े इनके पास हैं कि नहीं है? कोरोना टीकाकरण की बात कर रहे थे। कोरोना टीकाकरण 150 करोड़ लोगों को मुफ्त लगा दिया, तो पेट्रोल के भी दाम कम कर देना। 70 रुपए लीटर पेट्रोल क्यों नहीं बिचवा दे रहे हैं? गैस के दाम कम कर दें, क्यों नहीं 400 रुपए में गैस बिचवा दे रहे हैं? महंगाई से आम जनता परेशान है। कोरोना टीका लगवा लेगा इंसान, जिनको जान इलाज करा सकता है, 2 लाख 4 लाख रुपए लगा करके ऑक्सीजन के अभाव से अपनी जाने दे सकता है, तो वो इलाज भी करा लेगा। लेकिन जो रोजमर्रा की जिंदगी जिससे जुड़ी हुई आम जनता की, उससे आपके पास कुछ प्लान है ही नहीं, और आप बैठ करके यहाँ ज्ञान दे रहे हैं कोरोना का। पिछली 5 साल तक जो समाजवादी पार्टी की सरकार रही, उन्होंने 2,40,000 रोजगार दिए। ये सरकारी डाटा है। 2,40,000 भर्तियां समाजवादी पार्टी सरकार में हुई, और वही भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 4,60,000 भर्तियां हुई। तो हमने रोजगार भी दिया है, और 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को हमने मुद्रा बैंक के द्वारा लोन दे करके हो, चाहे इसके डेवलपमेंट के द्वारा हो, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को हमने रोजगार करके 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को हमने आत्मनिर्भर बनाया है। तो स्वयं का रोजगार कर रहे हैं, लेकिन 4,60,000 हमने डायरेक्ट भर्तियां की है। और आपकी सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार में, यही डाटा 2,40,000 का था। आप पता कर लीजिए, किसानों की आप पता कर लीजिए आपने कितनी भर्तियां की थी। आप हर मामले में फेल है। मालूम है आपको? आज के पेपर में आपने पढ़ा, गन्ना किसान आपकी सरकार ने पेश किया था, उसमें 20,000 करोड़ रुपए का भुगतान, रेट कम कर दिया। 20,000 करोड़ रुपए का भुगतान बकाया छोड़ करके गई थी समाजवादी पार्टी ने। क्या किया? हमने सारा की सारा भुगतान किया है, और अगले 1 हफ्ते के अंदर पूरा बचा हुआ कोई मुद्दा नहीं है। 4,000 करोड़ रुपए का भुगतान बचा है, कुछ चलने वाला नहीं है। 1 हफ्ते के अंदर वो भी पूरा खत्म हो जाएगा। प्रदेश की 24 करोड़ जनता ने मूड बना लिया, मन बना लिया, पश्चिम से लगा तक चाहे आवास हो, होने जा रहा चाहे है। रोजगार को लेकर के हो, चाहे युवाओं का डेवलपमेंट हो, 4 जिलों में बिजली आती थी। समाजवादी पार्टी सरकार में 4 जिलों में बिजली आती थी। नीति आयोग किसका आज पूरे प्रदेश में बिजली आ जाते हैं? बेरोजगारी में कहाँ चले गए हैं? महंगाई सबसे चरम सीमा पे यूपी में है। आमदनी आज 50% लोगों की घट गई है, 50% लोगों की। और आपके पास ना जो अंबानी अडानी होंगी तो पता नहीं, जाने दिए क्या 100% बढ़ी है। देखिए दिनेश जी, नहीं है दिनेश जी, हमने 2 मंत्री दिए, नहीं चलने वाला है। पहले चरण में जो चुनाव है, 2 मंत्री हमारे चलने वाला है। फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। 85 हमारा है, 15 में बंटवारा है। पश्चिम यूपी के विकास के लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने काम किया। बैठ करके आप ऐसे बात करिएगा, और जब समाजवादी पार्टी की सरकार कितने एयरपोर्ट आपकी गलतियां क्या, जो आपका अहंकार पिछले 5 सालों में चला बुलडोजर लेकर के, आज शिक्षा व्यवस्था कितनी बेहतर हुई है। आपने दिया आपके नाम पर लोगों को ठगने का काम किया, सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किया आपने। चलिए हमारे यूपी एडिटर अकील सिद्दीकी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अकील, अगर प्रथम चरण का पहले मतदान चल रहा है, 6 बजे तक ये मतदान रहेगा, इसके बाद जो किस्मत है 58 विधानसभा के प्रत्याशियों की वो ईवीएम में कैद हो जाएगी। क्या कुछ वो बड़े मुद्दे इन 58 सीटों पर देखे गए, और इसमें कौन बाजी मारता हुआ दिखाई दे रहा है? दिनेश जी, देखिए, इतनी देर से डिस्कशन चल रहा है, उसमें कहीं आपको लगा कि विकास के मुद्दे पे आज चुनाव हो रहा है, विकास के मुद्दे पे मतदान हो रहा है, विकास के मुद्दे पे चुनाव होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में? नहीं, हमेशा ये इतिहास रहा है कि जब भी चुनाव हुआ है, विकास का मुद्दा गायब हो गया है। चाहे वो केसी जैन साहब अभी भारतीय जनता पार्टी से बोल रहे थे, चाहे समाजवादी पार्टी से बोल रहे थे, सभी लोग उसी पे जातीय आधार पर, समीकरण पर, किसको टिकट दिया गया, कौन अपराधी था, कौन बाहुबली था, किसने किस पार्टी में रह के किसने क्या क्या अपराध किए हैं, उसी पर को लेकर किस धर्म के पक्ष में कौन खड़ा रहा है, इसी पर लेकर ही उत्तर प्रदेश में चुनाव हमेशा हुआ। और चुनाव आते आते ये इतिहास रहा है हमेशा कि कहीं ना कहीं मतदान भी उसी पे हुआ। आज का अगर इतिहास उतार के देखें, जो मतदान हो रहा है, किराना का मुद्दा छाया रहा, किसानों का मुद्दा छाया रहा, इसके बाद छुट्टा जानवरों का मुद्दा छाया रहा। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो जाति समीकरण रहा पश्चिमी यूपी में, वो भी आज इससे को मिला। तो जो वोटिंग हो रही है, वो पूरी तरीके से जाति समीकरण पे,
किसानों के आंदोलन के समीकरण पे, नाहिद हसन जो कि किराना को लेकर वो मुद्दा उठा, उसको लेकर छुट्टा जानवर, ये 4 मुद्दे महत्वपूर्ण हैं जो आज देखने को मिला है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो पहले चरण का जो मतदान हो रहा है वो पूरी तरीके से इसी समीकरण पे बैठ रहा है। हालांकि अब देखना होगा आगे के जो मतदान होंगे, तो दूसरे फेज के, थर्ड फेज के, फोर्थ फेज के, वो किस समीकरण पे आएगा। हालांकि देखिए इसी चुनाव के बीच में कहीं ना कहीं आशीष मिश्रा को जमानत देने के बाद जो जमानत दी गई है आज, वो अभी तीसरे फेज में उनके लखीमपुर खीरी में चुनाव होना है। ऐसे में वहां के किसान, वहां के मतदाता जो उनके विरोधी हैं, ये कहने के लिए सामने आ रहे हैं, या किसान नेता भी हों या दूसरे दल के विपक्ष के लोग हों, वो साफ कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रभाव डालेंगे और चुनाव समीकरण बदलेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पूरी तरीके से चुनाव कभी भी उत्तर प्रदेश में विकास के नाम पर नहीं हुआ है। 2012 से 17 तक चाहे वो समाजवादी पार्टी रही हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी 2012 तक रही हो, 8 से हर लोगों ने, हर पार्टी ने अलग अलग काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने 2017 से लेके 22 तक काम किया। तो ऐसे में जो मुद्दे पर होना चाहिए, वोटिंग होनी चाहिए, अपील जो कर रहे हैं मुख्यमंत्री सारे लोग, विपक्ष के लोग भी, लेकिन उस पर होता ही नहीं है। सभी पार्टी, सभी जब सरकारें आती है तो वो अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी योजनाएं चला के लाभान्वित भी करते हैं और काम भी करती है। लेकिन निश्चित तौर पे जिस दिन वोटिंग होती है, ये हमेशा देखने को मिलता है कि समीकरण चेंज हो जाते हैं, विकास का मुद्दा कोसों दूर हो जाता है। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा माना जाता है। दिल्ली की धड़कन है, कई प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश का है, कई बड़े चेहरे उत्तर प्रदेश से MP में दिया है, लेकिन लोकसभा सीटों में दिया है। प्रधानमंत्री खुद नरेंद्र मोदी बनारस से हैं, बनारस में विकास की उन्होंने बखान किया। केंद्र सरकार, राज्य सरकार की योजनाओं का बखान हुआ है। योगी जी गोरखपुर से आते हैं, वो बखान किया उन्होंने। अखिलेश यादव मैनपुरी से चुनाव लड़ रहे हैं, सफाई से आते हैं, उन्होंने कहा हमने विकास किया है। मायावती ने साफ कहा कि हमने लॉ एंड ऑर्डर बेहतर किया है, लेकिन आते आते चुनाव फिर विकास का मुद्दा गायब हो जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं फर्स्ट फेज का जो चुनाव हो रहा है शाम 6 बजे तक होगा। अभी तकरीबन 53% से ज्यादा मतदान हो चुके हैं। ये उम्मीद चुनाव आयोग लगा रही है कि 60 से 65% से ऊपर चुनाव मतदान हो जाए। हालांकि जब मतदान सबसे तेजी से और ज्यादा होता है, किसको फायदा किसको नुकसान होता है, ये भी उत्तर प्रदेश के लोगों को पता है। तो वहां की जो समीकरण अब चलेगा वो आगे 2 फेज, दूसरे फेज, तीसरे फेज, चौथे फेज और 7वें फेज तक कहीं ना कहीं राजनीतिक इतिहास को बदलेगा। हालांकि देखना होगा कि आशीष मिश्रा का जमानत, जिस तरह किसान आंदोलन और विपक्ष पूरी तरीके से भूमिका निभा रही है, ऐसे में क्या कुछ समीकरण चेंज होता है लखीमपुर? बिल्कुल, इसका असर भी देखने को मिल सकता है। शोएब कुछ कहना चाह रहे थे। जिस तरह से अभी तक आंकड़े आए हैं चुनाव आयोग की तरफ से, जो परसेंटेज वोटिंग हुई कम होने के कारण बता रहे हैं, उससे 30% नुकसान भाजपा को होने जा रहा है। ये बात आप अच्छी तरीके से भली बात जान रहे हैं। इनके पास मुद्दा रहता है, इनके पास सिर्फ 4 मुद्दों को लेकर के लड़ रहे थे, किराना, मुजफ्फरनगर, अपराधी और आपके सामने जो इनके बैठे हुए प्रवक्ता, उनके पास महंगाई, बेरोजगारी, युवा परेशान, इस सब बात करने के लिए, किसान, महिला सशक्तिकरण, इस पर बात करने के लिए है नहीं। कल प्रधानमंत्री जी आकर 1 घंटा इंटरव्यू देते हैं, लेकिन कर्नाटक का जो एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ, आपने भी देखा होगा, उस पे आधी आबादी की बात करने वाले प्रधानमंत्री कहाँ चुपते हैं, एक वर्ड नहीं उन्होंने बोला। आखिर क्यों? महिला सशक्तिकरण पे काम करने वाली सरकार जो चीना टोकती है कि हमने ट्रिपल तलाक बिल लाया, महिलाओं को हक सम्मान देने का काम किया, उस पर एक कमेंट तक करना प्रधानमंत्री जी ने उचित नहीं समझा। इस सब चीजों से साफ है कि ये सरकार सिर्फ जुमलों वाली है। ये सरकार आम जनता के फेवर में कोई काम नहीं किया। पिछले 5 सालों में पूरे प्रदेश का बंदर बांट करके रख दिया। सिर्फ केंद्र में इन्होंने कंपनियां बेचने का काम किया और प्रदेश में इन्होंने बुलडोजर चला करके किसानों की जो आवारा पत्तियों सबसे बड़ी समस्या है। मैं गोरखपुर से आता हूँ, यहाँ पे क्या हालात है, गोरखपुर में क्या विकास हुआ है, एक बार आप विजिट करिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। सिर्फ रोड चोरी करने के नाम पर लोगों के घर मकान उजाड़े गए। चलिए जैन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जैन साहब, केसी जैन साहब। देखिए दिनेश जी, हम जनता के बीच में अपने काम के आधार पर ही जा रहे हैं। जब 2017 का इलेक्शन था, तब हमारे पास बताने के लिए कुछ नहीं था कि हमने क्या किया है। लेकिन हमारी 5 साल तक जब सरकार रही है, तो हमने क्या कुछ किया है ये हम बता करके जनता के बीच में जा रहे हैं। लेकिन 5 साल पहले, जैन साहब, 5 साल पहले आप एक घोषणा पत्र लेकर आए थे। उस घोषणा पत्र को कितना आपने धरातल पर उतार पाए? बिल्कुल सवाल उठेगा। हमने अपने घोषणा पत्र में ये कहा था कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे। जो ही सरकार बनी, सरकार बनते 36,000 करोड़ रुपए कर्ज माफी की गई, जिसमें 80 लाख से ज्यादा किसानों को लाभ मिला। और इसी तरीके से हमने लोगों को जो आवास देने की बात कही थी, 50 लाख हमने आवास दिए।
अगर हमने बिजली का वादा किया था, पहले केवल 5 जिलों में बिजली आती थी, केवल 5 जिलों में बिजली आती थी, जहां पे अखिलेश यादव जी के परिवार के लोग सांसद थे जो वहां रहते थे। अब पूरे प्रदेश में बिजली आ रही है, पूरे प्रदेश में बिजली, गांवों में 20 घंटे बिजली आ रही है, शहरों में 24 घंटे बिजली आ रही है। तो ये जो डेवलपमेंट है, ये जो विकास है, इसको जनता महसूस कर रही है। आप देखिए, पूरे 5 साल तक कहीं पर भी धंधा प्रदर्शन बिजली के लिए नहीं हुआ, कहीं पर भी पानी की समस्या को लेकर के धंधा प्रदर्शन नहीं हुआ। यही काम होगा तब तो धंधा प्रदर्शन होगा, जब आपने किया ही नहीं तो क्या होगा। बिजली को लेकर के होता था, व्यवस्था को लेकर के, लेकिन अब इनकी व्यवस्थाओं सबसे बड़ी बात दिनेश जी, हमने कहा था जब दुर्बल समाप्त करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। जब ये दुर्दांत अपराधी मारे जाते हैं, इसमें 100 से ज्यादा लोग जो है दुर्दांत अपराधी ऐसे और जब वो मारे गए, बड़ी समस्या है। मुकदमे थे बताएंगे जरा, केसी जैन जी, योगी जी पर कितने मुकदमे थे आपराधिक? चलिए जैन साहब, अरे आपकी योगी आवाज जी सही से नहीं आ पर पा और रही है उनके केशव हमारे मौर्य साथ। के ऊपर कितने मुकदमे थे बताएंगे आप? चलिए अकमल इमाम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस नेता। अकमल जी, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों को इस मैदान में एक दूसरे के सामने देखा जा रहा है। हालांकि कांग्रेस ने बड़ा प्रयास किया इस बार। कांग्रेस ने, प्रियंका गांधी ने तब बहुत मेहनत की, चुनावों से पहले एक नारा भी दिया, जिस नारे को लेकर कांग्रेस ही पूरे चुनावों में जा रहे हैं और लोगों के बीच पहुंचे। यहां पर अगर बात करें, इन 58 सीटों को लेकर बात करें, इन 11 जिलों को लेकर बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, कांग्रेस अपने आप को कहां पर देख रही है और क्या वो वजह है कि लोग कांग्रेस को पसंद इस बार करें? नहीं, देखिए, आपने, ये मीडिया की उपज है कि सपा और भाजपा की लड़ाई है। ये निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा गठजोड़ है कि एक हिंदुओं की राजनीति करता है, दूसरा मुसलमानों की राजनीति करने का प्रयास कर रहा है। ये दोनों नफरत की राजनीति को बल देने वाले लोग हैं। इन लोगों ने केवल जाति और धर्म और सांप्रदायिक के आधार पर लोगों को बांटा। इन लोगों के पास काम गिराने के लिए कुछ नहीं है। अभी केसी त्यागी की काम गिराने की बात कर रहे थे कि अपने काम पर वोट मांग रहे हैं। अगर काम पर वोट मांगते तो कैराना में जाकर के अमित शाह पलायन का मुद्दा क्यों उठाने लगे? अगर ये काम पर मांगते तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय से भगवान राम का मंदिर बन रहा है, उसे ये अपना क्यों बताने लगते हैं? अगर कॉरिडोर की बात करते हैं कि विश्वनाथ कॉरिडोर हमने किया, भाई विश्वनाथ कॉरिडोर आपने बनाया, 65 मंदिर, जो प्राचीन मंदिर, जो प्राण प्रतिष्ठित मंदिर थे, जिसका वहां के पुजारियों ने विरोध किया, उसको निस्तेनाबूद कर दिया। जितना औरंगजेब के ऊपर आरोप नहीं है, उससे ज्यादा मंदिरों का नृशंस को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, योगी और मोदी की सरकार ने तोड़ा। अगर इन्हें विकास पर इतना ज्यादा वो था कि हम विकास के नाम पर चुनाव जीतेंगे, तो भाई भगवान की जाति बताने की योगी जी को क्या आवश्यकता थी? अगर भगवान को बताते हैं कि भगवान की बिरादरी ठाकुर है, हनुमान जी की बिरादरी दलित है, अगर इनके पास विकास था तो ये सब बताने की बातें कहां से चली आई? अगर इन्होंने विकास किया तो इलाहाबाद का वो युवा क्यों उतर के आया जिसको आपने लाठियों और डंडों से पीटने का काम किया, आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया? अगर आपने विकास किया था तो सुहागिनी जो शिक्षा मित्र थी, उन्होंने अपना सिर क्यों मुंडवाया? वो कौन सा ऐसा विकास था जिसके कारण किसान साल भर से ज्यादा जो है धरने प्रदर्शन पर बैठे रहे? आपने कुछ नहीं किया। आपने सेंगर के पीछे खड़े होकर नारा लगाया, आपने चिन्मयानंद के पीछे खड़े होकर नारा लगाया, आपने अपने मुख्यमंत्री के ऊपर से मुकदमे वापस लिए, आपने उप मुख्यमंत्री के ऊपर से आपराधिक मुकदमे वापस लिए। आपने केवल और केवल प्रदेश का बंटाधार किया। कोई न युवाओं को रोजगार दिया, न महिलाओं को सम्मान दिया, न किसानों को सम्मान दिया। सबको लूटने का प्रयास किया गया। थानों के रेट लगे, थानों में किसी भी काम का एक रेट लगा हुआ है, बिना पैसे के काम नहीं होता। आपने ये सब विकास निश्चित तौर पे किया। अब रही बात, आप पूछ रहे हैं कांग्रेस अपने आप को कहाँ देखती है। अवस्थी जी, जी हेलो जी अवस्थी जी, कांग्रेस अपने आप को कहां देखती है? तो साफ सी बात है, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा शुचिता की और देश की एकता अखंडता की बात की है।
हमने कभी जाति और धर्म आधारित राजनीति नहीं की। अगर हम जातिवादी और धार्मिक राजनीति करते तो आज ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का उदय न होता। हमने इनको भी बचाने का काम किया। इन्होंने जो जो गलत काम किए, अगर इनके फन को कुचल दिया गया होता तो आज ये लोग दिखाई न पड़ते। कहीं न कहीं ये गलतियां हुई थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने देश के संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ी है और जनता कांग्रेस के साथ है। चलिए जैन साहब, आपसे ही जवाब लेने जा रहा हूं मैं। और हम कितने वोट से चुनाव जीतेंगे? चलिए जैन साहब जवाब दे दीजिए। देखिए, पहली बात तो ये कि कांग्रेस का लंबे समय से पश्चिम यूपी में क्या पूरे प्रदेश में खाता नहीं खुल पा रहा है। और इनके राहुल गांधी जी चुनाव से पहले वायनाड भाग जाते हैं मैदान छोड़ करके। अब ये कहते हैं हमने ये किया, हमने वो किया। अगर आपने काम किया तो 12,000 किसान प्रतिवर्ष सुसाइड क्यों करता था? और ये जाति और धर्म की राजनीति नहीं करते हैं तो अभी इन्होंने एक बात कही कि भगवान राम का मंदिर का निर्णय कोर्ट से आया। कोर्ट में लंबी लंबी डेटें लेने कौन गया था कि 2 साल की डेट दे दीजिए, 2 साल तक पेंडिंग कर दीजिए। ये कांग्रेस के ही नेता थे जो काला कोट पहन करके वहां पर गए थे कोर्ट में हेयरिंग में कि आगे चुनाव है, 2 साल तक के लिए पेंडिंग कर दीजिए। उसे आपने कांग्रेस से जोड़ने का काम किया, वो ठीक है। आपने उसे कांग्रेस से जोड़ने का नाम क्यों लिया? आप लोग झूठ बोलते हो, आप मोदी जी की नकल करना चाहते हो। नरेंद्र मोदी जी ने 15 लाख का जो जुमला फेंका था, उसके बाद उस जुमले के बाद आप लोगों ने केवल एक छोटे से कार्यकर्ता तक भाजपा का केवल झूठ बोलने का काम करता है। भाजपा झूठों का दल है, झूठ बोलता है। भाजपा का नेता, भाजपा का कार्यकर्ता झूठ बोलता है और नफरत फैलाता है। कल और भाजपा के लोगों का 2 काम, झूठ बोलो और नफरत फैलाओ, वोट लेकर के सत्ता चलाओ, यही काम है। भाजपा के लोगों के 2 ही काम, जम के झूठ बोलो और नफरत फैलाओ, बाकी कोई काम नहीं। आपके पास किसी का जवाब नहीं है। जम के झूठ बोलो और नफरत बांटो, जम के झूठ बोलो, नफरत बांटो, इसके अलावा कोई काम भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। आपने देश को गृह युद्ध की ओर ढकेल रखा है। आपने देश को बर्बाद तो किया ही, देश को बेचा, देश के एक एक संस्थान को बेचा, आपने किसानों को बेचने का काम किया। उसके बाद एक स्थिति ऐसी आ गई है कि देश के एक एक नौजवान के ऊपर जो कर्ज है, बेरोजगारी का दंश है, किसान, महिला, छात्र सब परेशान है। इन परेशानियों के बाद भी आपकी आंख नहीं खुल रही है और आप देश को गृह युद्ध की ओर ढकेलना चाहते हो। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक नकाब पहनी हुई लड़की के पीछे जिस तरीके से आरएसएस के गुंडों का झुंड उनके पीछे नारा लगा रहा था, क्या यही भगवान श्री राम सिखाते थे? आप लोगों ने केवल नफरत की राजनीति की है और इसके लिए आपको भगवान भी माफ नहीं करेगा। चलिए, अखिल सिद्दीकी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अखिल, इसका फैसला तो जनता कर रही है। आपका खाता क्यों नहीं खुला उत्तर प्रदेश में? नफरत की पैदाइश आप लोगों ने नफरत बोया है, आपने नफरत बोया है नहीं। सिखों का और महिला के पीछे गुंडों का झुंड वोटिंग करता है तो आपको शर्म आनी चाहिए। भगवान के नाम का आप लोग राम जाने नहीं, आप क्या हो? रेट बढ़ना चाहिए। गन्ना मूल्य आप लोग राम जादे नहीं हो, राम के नाम पर राजनीति करने वाले राम जादे नहीं हो सकते। चलिए, अखिल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अखिल, अगर इन मुद्दों को लेकर बात करें, चूंकि हम पहले भी इस पर चर्चा कर चुके हैं कि जिस तरह से चुनाव आते आते जो मुद्दे हैं वो कहीं दब जाते हैं और जो सांप्रदायिक बातें हैं वो निकलकर सामने आ जाती हैं। लेकिन अगर मुख्य मुद्दों की बात करें, जो पशुओं से परेशानी खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोगों को है, क्या ये वाकई एक बड़ा मुद्दा बन पाया है और इस पर नाराजगी है? अखिल, आप सुन पा रहे हैं? किसानों का खून बहा करके किसानों के लिए आंसू बहाने वाले लोग किसानों के मुद्दों पर बोले नहीं? महिलाओं का उत्पीड़न होता है, बोले नहीं? छात्रों के साथ
योगी जी की सरकार में 7% से ज्यादा बलात्कार के रेट बढ़े। आप बताइए आंकड़े बढ़े कैसे? अपराध के आंकड़े बढ़े भाजपा की सरकार में। क्या कर रहे थे योगी जी? भाजपा का एक काम, कोई ऐसा काम नहीं जो बताने लायक हो। भाजपा का काम केवल नफरत बांटना। चलिए अकमल इमाम जी, अगर जिस तरह से आपने तमाम बातें कही, आपने कहा कि ये मीडिया ने एक प्रोपेगेंडा फैला रखा है कि समाजवादी पार्टी या बसपा या बहुजन समाज पार्टी, लेकिन अगर वास्तविक स्थिति देखी जाए तो कांग्रेस क्या उत्तर प्रदेश में इतने बड़े प्रभाव के साथ बची हुई है कि उसे एक मुख्य विपक्ष का दर्जा दिया जाए? क्योंकि आपके खुद सांसद राहुल गांधी जब वहां से सीट छोड़कर भाग जाते हैं तो फिर कांग्रेस पर क्यों भरोसा करेगी लोग? देखिए, आप ये जनता तय करेगी। हमने कहा कि कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं था। कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं था। कांग्रेस पार्टी ने, उसकी नेता प्रियंका गांधी ने वो मुद्दे दिए, जनता को मुद्दे दिए। हमने महिलाओं को 40% का टिकट देने का वादा किया, हमने 40% टिकट दिया। हमने युवाओं को रोजगार की बात की थी, हमने किसानों को सम्मान की बात की है, हमने महिलाओं के सम्मान की बात की है, हमने नौजवानों के मजलूमों के, मजदूरों के और गरीबों के सम्मान की बात की है। और हम अपने वादे से कभी पीछे नहीं हटते। और कांग्रेस पार्टी अगर सरकार बनाती है तो निश्चित तौर पे हम लोग पूरी तरह से जो वादा हमने किया है, जो संकल्प पत्र लेके आए हैं, हम भाजपाइयों की तरह झूठे नहीं हैं। हम लोग भाजपाइयों की तरह झूठे नहीं हैं। हम लोगों ने करके दिखाया है और हम लोग करके दिखाएंगे। शोएब, आप लोग झूठ नहीं बोलते। आप लोग 12,000 किसानों की हत्या करवाते हैं, आप हत्या करने के लिए मजबूर करते हैं। 700 किसानों ने बॉर्डर पे दम तोड़ा। आप लोग पुलवामा कराते हैं, आप जवानों की शहादत के पीछे छिपते हैं, आप पुलवामा करा के सत्ता हासिल करते हैं। आप अपने गिरेबान में झांकिए, आपके हाथ किसानों और नौजवानों से, जवानों की खून से रंगे हुए हैं भाजपाइयों। केसी जैन साहब गिरेबान में झांकिए। केसी जैन साहब, आपने सत्ता हासिल करने के लिए किसानों की हत्या कराई है, आपने सत्ता हासिल करने के लिए जवानों की हत्या कराई है। आप किसान और जवान दोनों की हत्याओं से, दोनों के खून से आप लोगों के हाथ रंगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में आपने जो घोटालों की सरकार दी ना, जनता उससे केंद्रीय मंत्रिमंडल की आपने जिनको आप घोटाला कहते हैं वो सुप्रीम कोर्ट का घोटाला ही नहीं हुआ था। और आपके अंदर अगर हैसियत थी, आप वाड्रा का नाम लेते हैं तो वाड्रा को जेल भेज कर दिखाते हैं। 7 साल से आपकी हुकूमत है, आपके अंदर दम नहीं है क्योंकि आप छोटे लोग हो। कर देगी 10 मार्च के दिन, बस धीरज रखें। केसी जैन साहब, आप झूठे हो। आप वाड्रा का नाम लेके, घोटाले का नाम लेकर के आए। आप एक घोटाला सिर्फ नहीं कर सके, आपने किसी एक को जेल नहीं भेजा, बात कर रहे हैं, एक को जेल नहीं भेजा। गर्मी निकालने की बात 7 साल की हुकूमत में एक घोटाले का पर्दाफाश किया हो तो बताइए आप, जेल कौन गया? दिलीप राय अटल बिहारी वाजपेयी सरकार का कोला मंत्री जेल गया, कांग्रेस का कोई मंत्री जेल नहीं गया। कश्मीर के मामले में आप चला तो पाए किस तरह से आप भी जान रहे हैं। अवस्थी जी, 1 मिनट, इनकी बहुत आवाज होगी, बताते हैं इनको सारी बात। पूरे देश ने जिस चीज को सराहा, पूरा देश चाहता था कि भारत में 2 संविधान, 2 झंडे नहीं चलेंगे, 2 आपका एजेंट अन्ना हजारे, आपने 2 झंडे वालों के साथ, महबूबा मुफ्ती के साथ आपने सरकार बनाई। 2 झंडों के बीच खड़े होकर के आपके प्रधानमंत्री ने आपने बहुत कोशिश की, कांग्रेसियों ने बहुत कोशिश की, धारा 370 न हटे। आपने महबूबा मुफ्ती के साथ आपने 2 झंडों के बीच में सरकार बनाई है।
दो संविधान आप मानते हो, आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान समाप्त करके आप स्थापित करना चाहते हो। आप दो संविधान की बात करते हो, आपने दो निशान के बीच में खड़े होकर आपके प्रधानमंत्री ने कश्मीर में सरकार बनाने का काम किया। आपने आतंकवादियों के समर्थन के साथ सरकार बनाई, आपने गिरफ्तार में किया और जनता ने उसका जवाब दिया। वोट के माध्यम से जनता ने जवाब दिया। अभी भी आपको समझ नहीं आ रहा है, अभी भी आप नोटबंदी लेके घूम रहे हैं, अभी भी आप लेके घूम रहे हैं। साहब जरा अनुभक्ति पर से पर्दा हटा के बात सुनिए। आप अनुभक्ति हटा के इंसान बन के, हिंदुस्तानी बन के बात कीजिए, भाजपाई बन के बात मत कीजिए। आपने दो संविधान की बात की, आप एक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान है उसको समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। आप संविधान के ऊपर कुठाराघात करते हैं, आप मनुस्मृति साबित करना चाहते हैं। सुनिए, आप मनुस्मृति लाना चाहते हैं, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा इस बात को। आप मनुस्मृति लाना चाहते हैं, आप संविधान के, आप लोग संविधान को धोखा देने वाले लोग हो। संविधान की शपथ लेकर के झूठ बोलने वाला हमारा प्रधानमंत्री इस देश की गरिमा को मिटाने का काम करता है। संविधान की शपथ लेकर के आपकी देश प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने ऊपर से मुकदमे वापस लेता है। आप पहले देखिए बाद में झांकिए, आपने संविधान का मखौला उड़ाया है। खाता नहीं खुलने वाला है आप तो खाता खुले न खुले, खाता खुले न खुले, ये देश जरूरी है। आप जैसे सांप्रदायिक ताकतों को हारना जरूरी है। हमारे खाते खुले की चिंता आप मत कीजिए, हमारा खाता जनता खोलेगी, हमारा खाता जनता खोलेगी और आपका खाता जनता बंद करेगी। आपने दो निशान की बात की। आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो कश्मीर में खड़े होकर आतंकवादियों के समर्थक महबूबा मुफ्ती के साथ खड़े होकर के सरकार बनाने का काम करता है। आप अपने गिरबान में झाँको, आप पाकिस्तान का नाम लेते हो, जाके बिरयानी खाते हो। आपके नेता अटल अडवाणी जी वो जाकर के जिन्ना की मजार पर चादर चढ़ाने का काम करते हैं। आपने हमेशा देश का अपमान किया है। मिली भगत करके आपने पुलवामा अटैक करवाया है, आपने 40 जवानों को हत्या करवाई है। चलिए, आपके हाथ जवानों के और किसानों के खून से रंगे हुए हैं। चलिए शोएब, अगर समाजवादी पार्टी ये मान रही थी कि चलिए सीधा मुकाबला बीजेपी से है, कांग्रेस ने इस बार जिस तरह से प्रचार प्रसार किया और तमाम मुद्दे उत्तर प्रदेश में जनता के सामने रखे, और कई बार ऐसा देखा गया कि जहां प्रियंका गांधी प्रखर होकर उन मुद्दों के खिलाफ हुई, राममंच भी होती हुई दिखाई दी। घर पे 25 लाख रुपए का मुआवजा देगी, उनको शहीद का दर्जा देगी, उनकी प्रतिमा लगाएंगी। भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में किया कुछ जिक्र? 750 किसानों की हत्या कर दी, 13 महीना बैठा दिया बॉर्डर पे, आज बैठ करके चैनल पे ज्ञान दे रहे हैं। 25 पैसा प्रति किलो बढ़ाया इन्होंने गन्ना पे, जो 2022 में किसानों की आज दुगनी करने की बात कर रहे थे। अच्छा, हमने कहा है महिलाओं को 1500 महीना पेंशन देने का काम करेंगे, 300 यूनिट बिजली देने का काम करेंगे, युवाओं को 10 लाख नौकरी देने का काम करेंगे, 22 लाख IT सेक्टर में नौकरी देने का काम करेंगे। इनके पास मैनिफेस्टो में क्या है? कराना, मुजफ्फरनगर, आप दंगाल, इसी पे बात करेंगे। ये चलने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता ने साफ मन मना लिया है। किसानों के नाम पर लगाया हुआ किसान टैक्स जो है, पेट्रोल पर जो आपने लगाया, वो भी तो आप किसान को नहीं दे रहे हो, वो भी तो अपने कारोबारी मित्रों को दे रहे हो। अपने कारोबारी मित्रों को 6 रुपए पेट्रोल डीजल पर जो लगाया, इससे कितनी कमाई आ रही है? आपके पिछले 2 साल में आपके पास कोई आंकड़ा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के झूठे लोगों के पास कोई आंकड़ा नहीं है। पिछले 2 साल में ये पलायन और कराना ये मुजफ्फरनगर नहीं चलने वाला है। ये बंद कर दिए, दुकान जाकर तक चलने वाली नहीं है। रोजगार चाहिए, महंगाई से परेशान है, स्वास्थ्य व्यवस्था क्या है, शिक्षा पे क्या आपके प्लान है? रेट घटा के चले जा रहे हैं आप, बात करके यहाँ पे बैठ करके बात कर रहे, ज्ञान दे रहे हैं आप। कराना, मुजफ्फरनगर, दंगा गुंडा, गर्मी निकालने की बात कर रहे हैं, सेवा बढ़ाने की बात कर रहे हैं। जनता से आप ये भाषा में बात करेंगे?
किस भाषा में बात करेंगे आपके पंजाब के आप अरे इनका मुख्यमंत्री उन लोगों की भाषा में बात करता है, गर्मी निकालने की बात करता है। चलिए चलिए कुछ ताजा अपडेट और ले लेते हैं। चलिए सभी मेहमानों से मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करता हूं कि थोड़ी देर रुकें, हम कुछ और ताजे आंकड़े ले लेते हैं, क्या कुछ स्थिति अभी बनी हुई है। हमारे साथ हमारे यूपी एडिटर अकील सिद्दीकी लगातार बने हुए हैं। अकील, क्या कुछ स्थिति अभी तक पहुंची है? चूंकि वक्त भी अब थमता जा रहा है और लगभग 6 बजे तक ही मतदान होना है, क्या कुछ अब ताजा अपडेट अभी तक का है? देखिए दिनेश, अगर ताजे अपडेट की बात करें, लगभग देखा जाए तो 55% से ऊपर मतदान हो चुका है। हालांकि चुनाव आयोग अभी कुछ ही देर में ये रिलीज जारी कर देगी कि अभी तक कितना मतदान कहां पर हुआ है। हालांकि लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें अगर देखा जाए तो लगभग 55% से ऊपर हो गया, जो अभी 5 बजे की जो रिपोर्ट आनी 5:30 बजे तक आएगी। हालांकि निश्चित तौर पर सबसे ज्यादा जो मतदान वो पश्चिमी यूपी के लोग जागरूक है, ये दिनेश जरूर देखने को मिल रहा है। और जो मुजफ्फरनगर है, शामली है, मेरठ है, ये जहां पे गाजियाबाद है, ये तमाम जो जिले हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे वोटिंग तेजी से हो रही है। हालांकि जब तेजी से वोटिंग होती है और वोट फीसदी जब बढ़ती है, ये उत्तर प्रदेश के राजनीतिक लोगों को सबको पता है कि फिर किसकी लहर आती है। हालांकि इसकी तस्वीर भी अभी कुछ देर में साफ हो जाएगी। 1 घंटे की वोटिंग बची है और 1 घंटे बाद क्लियर हो जाएगा कि क्या कुछ तस्वीर रही है पश्चिमी यूपी की। हालांकि 6 बजे तक ही टाइमिंग है और 6 बजे तक अगर जो लाइन में लगा रहेगा चुनाव आयोग उसको वोटिंग डालने की अनुमति देगा। लेकिन उसके बाद 6 बजे के बाद यदि अगर कोई गेट के अंदर और बूथ के अंदर पहुंचता है, उसे वोट डालने की अनुमति नहीं होगी। यानी 6 बजे तक ही जितने भी लोग लाइन में खड़े रहेंगे उनको अनुमति पहले से दे दी जाती है कि वो वोटिंग कर सकते हैं। हालांकि लोग जागरूक दिख रहे हैं। चुनाव आयोग ने जिस तरह मेहनत की, जिस तरह उन्होंने उनका वहां के प्रशासन, जिला प्रशासन ने मेहनत की, पश्चिमी यूपी के इन 11 जिलों में 58 सीटों कहीं ना कहीं दिख भी रहा है। हालांकि प्रशासन ने बहुत ज्यादा मेहनत इसलिए भी की वोटिंग बढ़ाने को लेकर, और जो बुजुर्ग महिला रहे हैं उनको घर से लाने ले जाने की व्यवस्था। कुछ तस्वीर बड़ी अच्छी आई कि दूल्हे की शादी थी, बारात ले जाने से पहले ही वो वोटिंग करते हुए जा रहे हैं। कुछ लोग एम्बुलेंस से आ रहे थे, बीमार थे, फिर की उसके बावजूद भी एम्बुलेंस से वोट डालने आए। तो ये कहीं ना कहीं एक जागरूकता है और चुनाव आयोग और प्रशासन ने काफी मेहनत की, लोगों ने काफी मेहनत की। और स्वदेश न्यूज बराबर लोगों से अपील कर रहा कि घर से निकले और वोटिंग करने जरूर जाए। तो इसका नतीजा यही है कि कहीं ना कहीं वोटिंग फीसदी बढ़ती जा रही है। हालांकि अभी पूरी आंकड़े नहीं आ पाए कि किन किन जिलों में, किन किन विधानसभाओं में कितने वोटिंग पड़ी है। कुछ ही देर में, मुश्किल से 10 मिनट के बाद ही ये क्लियर हो जाएगा कि कहां वोट फीसदी सबसे ज्यादा हुई है। हालांकि जिन जरा अगर बात करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं चाहे वो किसान आंदोलन रहा, क्योंकि पश्चिमी यूपी में सबसे ज्यादा किसान आंदोलन छाया रहा है, तो उसको लेकर वोटिंग हो रही है और दिख रहा है। लोग जो वोट डालकर निकल रहे हैं वो कहीं ना कहीं तस्वीर खराब कर रहे हैं कि किसानों के अगर परिवार के लोग हैं तो किसान विरोधी वोट पड़े हैं, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि बहुत ज्यादा देखा तो सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी ने काफी मेहनत की। खुद गृह मंत्री अमित शाह इसके प्रभारी बनाए गए पश्चिमी यूपी की। यही वजह है कि कहीं ना कहीं वोटिंग फीसदी और कहीं ना कहीं लोग जागरूक हो रहे हैं। जिस तरह चाहे वो समाजवादी पार्टी की आरएलडी की गठबंधन हो, भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है या बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस, लेकिन जो लड़ाई अभी तक दिख रही है, सुबह से शाम हो गए होने वाली है, जो तस्वीर दिख रही है वो समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी दिख रही है। निश्चित तौर पर आरएलडी का गठबंधन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को वहां फायदा होता नजर आ रहा है, लेकिन बीजेपी की अपनी वो पूरी सीटें पुनः वापस पाने के लिए पूरी ताकत झोंकी है। हालांकि अब देखना होगा कि क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी ने वहां वापस झंडा अपना गाड़ा है या समाजवादी पार्टी से आरएलडी का गठबंधन फायदेमंद होता है। निश्चित तौर पर अगर आरएलडी से समाजवादी पार्टी को फायदा होता है, सीटें वहां बढ़ती है अगर उसकी, तो निश्चित तौर पे अखिलेश यादव ये हमेशा के लिए तय करेंगे कि छोटे दलों से ही गठबंधन करेंगे, क्योंकि उनका जो गठबंधन बहुजन समाज पार्टी से रहा और कांग्रेस से रहा वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक रहा। ऐसे में जो समाजवादी पार्टी का वोट बैंक रहा वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रत्याशियों को और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों को लोकसभा में मिला, लेकिन समाजवादी पार्टी का वहां फायदा नहीं हुआ। तो ऐसे में अखिलेश यादव छोटे दलों से, चाहे पश्चिमी यूपी में आरएलडी से गठबंधन कर लेना, पश्चिमी और पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन कर लेना, तो उनको लगता है कि छोटे दलों से हम गठबंधन करेंगे तो उनसे सीटें आसानी से आ सकती है। हालांकि ये देखना होगा, ये इतिहास एक बार रचेगा जरूर कि निश्चित तौर पे अगर छोटे दलों से फायदा सब अखिलेश यादव को होता है, समाजवादी पार्टी को होता है, तो सभी दल फिर छोटे दलों पर ही फोकस करेंगे, जिन्हें पहले हम वोट कटवा के नाम से जानते थे। लोग जब जाते थे मोहल्ले गली में वोट मांगने के लिए तो कहते थे ये वोट कटवा है, यानी कहीं ना कहीं उन वोट कटवा को अब इस चुनाव में कहीं ना कहीं अहमियत बढ़ी है। उस अहमियत की बढ़ाने की अगर पीछे देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी खुद छोटे दलों को सहयोगी दल बनाई, समाजवादी पार्टी
पार्टी ने खुद सहयोगी दल बनाई, कांग्रेस ने भी बनाई, तो ऐसे में उनके पास इस बार सत्ता की चाबी रहेगी। हालांकि वोट फीसदी बढ़ रही है, 55% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। कुछ ही देर बचा है, 1 घंटा अभी मतदान का बचा, उसके बाद कुछ ज्यादा से ज्यादा तस्वीर साफ होगी। हालांकि दिनेश, ये भी देखने को मिलता है कि जब पश्चिमी यूपी में चुनाव होता है, मतदान जब हो जाता है तो देर रात एक हवा चलती है कि हमने कहां वोट डाला है, किसको डाला है, किसकी लहर है, किन मुद्दों पे वोटिंग हुई है, ये फिर दूसरे फिर। बिल्कुल, और बहुत बहुत शुक्रिया सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम में हमारे साथ चर्चा करने के लिए। लेकिन आपको बता दें कि 58 सीटों पर लगभग 55% वोटिंग हो चुकी है। कुछ ही वक्त और बचा है, जितने लोग लाइन में लगे हैं उनकी वोटिंग भी जल्द से जल्द की जाएगी। और अब देखते हैं कि आखिरी समय तक यानी 6 बजे के बाद जो नतीजे आएंगे कि किस तरह से जो वोटिंग का परसेंटेज है वो तय किया जाए, कितने फीसदी वोटिंग अभी तक हो पाई है और पहले चरण में हो पाई है। और इन वोटिंग प्रतिशत से भी बहुत कुछ निर्भर करता है, बहुत सारी पार्टियों के जो आंकड़े हैं वो इन पर भी निर्भर करते हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश की लगातार वोटिंग की खबरें स्वदेश न्यूज पल पल पर आपको दे रहा है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।